बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। अच्छा, आइसोमेरिज्म के नाम से आप वाकिफ हैं, इंटर में भी आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी थी एफएससी में ना, चैप्टर 7 में। अच्छा, वहाँ पे आपने आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स पढ़ी थी, दो थी, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी और एक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के नाम से थी। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो थी उसके आपने फिर नीचे दो तीन टाइप, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म वगैरह पढ़े थे। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो सिलेबस में है बीएस के लेवल पे, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से थोड़ी डिफरेंट इस लिहाज से कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो आपने पांच छह टाइप्स अभी मैंने बोली है, वो सारी 2D, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम वो बात कर सकते हैं ना, सिंपल, यानी उसमें हमें 3 डायमेंशनल उनका स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। लेकिन जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसकी हम डेफिनेशन भी यही करते हैं कि ये इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो इनका सेम होता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो थी ना जिसमें स्ट्रक्चर ही बदल जाता था, पोजीशन की शक्ल में, चेन की शक्ल में, फंक्शनल ग्रुप की शक्ल में, मेटामेरिज्म में, टाटोमेरिज्म की शक्ल में स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता था। ठीक हो गया। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें क्या है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। जो एटम जिस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है वो वहीं जुड़ा रहता है, वो वहां से हिलता नहीं है, वहां से वो रिमूव नहीं होता। ठीक हो गया। तो फर्क किस चीज का आता है? अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कि स्पेस के अंदर वो जो एटम्स जुड़े तो एक ही पोजीशन से हैं, लेकिन वो एक एक जो आइसोमर है उसमें एक लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे ए एटम है, राइट साइड पे बी एटम है, और उसके जो दूसरा एटम है उसकी लेफ्ट साइड पे बी है और राइट साइड पे ए एटम है। देखो, ये स्पेस के अंदर अरेंजमेंट में फर्क पड़ जाता है, उसको हम नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। उनको स्टीरियो आइसोमर्स का नाम देते हैं और इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक हो गए। ये आपने एमसीक्यू या उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ना, ये इसको ये चीज स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह ये आपने ये भी करनी है। अच्छा, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अब हम दो टाइप्स क्लासेस बनाते हैं। एक कहलाती है कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक कहलाती है कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि जिसमें एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में अगर आपने कन्वर्ट होना है, तो आप बाण को तोड़ के और नए बाण को बना के ही जा सकते हैं। बाण तोड़े बगैर आप एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसी आइसोमर्स को हम कन्फिगुरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स या कन्फिगुरेशंस उन भी नाम देते हैं, और आइसोमेरिज्म को कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक हो गए। और इसके नीचे दो आपकी टाइप्स है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जो इस वक्त हमारे सिलेबस में भी है। ठीक हो गए। और दूसरी टाइप हो गई कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वो क्या है कि जिसमें बाण तोड़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वो फ्री रोटेशन चल रही होती है, सिग्मा बाण के अगेंस्ट ही फ्री रोटेशन चलती रहती है, उसको हम नाम देते हैं कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, या कन्फर्मेशनल। और उन आइसोमर्स को कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, या कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं, या रोटामर्स, रोटेशन से ना, क्योंकि रोटेशन चल रही होती है ना, इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन, तो इस वजह से उसको रोटेशन से रोटामर्स का नाम भी दिया जाता है। तो पहले बात करते हैं जी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ऑप्टिक हम लाइट को बोलते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि लाइट के साथ उसका ताल्लुक है। लाइट से किस किस तरह ताल्लुक है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट को रिस्पांस दे रहा है। लाइट को रिस्पांस किस शक्ल में दे रहा है कि जब आप लाइट उसके ऊपर फेंकते हैं तो वो लाइट के रास्ते को चेंज कर देता है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी का नाम देते हैं। रास्ता चेंज होने से क्या मुराद है?
ये उसने ना कुछ टर्म्स लिखी है, मोनोक्रोमेटर, पहले मैं टर्म्स बता देता हूँ फिर आपको फिनोमिना भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मोनोक्रोमेटर हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को जो आने वाली लाइट को एक वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दे, एक प्लेन में कन्वर्ट कर दे, उसे हम मोनोक्रोमेटर का नाम देते हैं। या मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट जिसकी वेवलेंथ एक ही हो। देखे ना आपके पास जो सनलाइट आ रही है, वो लाइट तो आपको पता है 6-7 कलर्स, विजिबल जो रीजन है, विजिबल लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है। अब 7 कलर में हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, ठीक है। तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती। तो अब मोनोक्रोमेटर क्या करता है, वो 7 में से 6 को रोक लेता है और एक वेवलेंथ को आगे जाने देता है। इसको हम नाम देते हैं मोनोक्रोमेटर, और उस लाइट को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक, ये ऊपर ये चौथी लाइन में भी लिखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, उसके बाद है जी पोलरॉइड लेंस, या इसको पोलराइजर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जैसे उसने लिखा ना कि पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म उसका नाम है, जो कैल्साइड यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। पोलराइड लेंस भी इसको बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि आने वाले जो मुख्तलिफ प्लेन्स हैं लाइट के, उनको रोक दे और सिर्फ एक प्लेन में लाइट को पास आउट होने दे, बाकी प्लेन्स को रोक दे। उसको हम प्लेन पोलराइजर का नाम, जैसे ये देखिए ना, ये लाइट का सोर्स है। लाइट के सोर्स से जो रेडिएशन आ रही है वो हर तरफ निकल रही है, चारों तरफ, हर प्लेन में मौजूद है। ये निकोल आपका प्रिज्म है, जिसमें से ये स्लिट बनी हुई है। स्लिट का मतलब कि जो लाइट का हिस्सा इसके इस स्लिट के बिल्कुल ऐसे पैरेलल होगा, वो इसमें से गुजर जाएगी। जो थोड़ी बहुत भी टेढ़ी होगी, जैसे देखा ना, ये एक है, ये दो है और ये तीन इस वक्त शो किए हुए हैं। तो तीन में से ये जो वर्टिकल आपको नजर आ रहा है, ये इस वक्त इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो ये वाला प्लेन इसमें से गुजर जाएगा। ये बाकी ये वाले क्रॉस की शक्ल में जो दो प्लेन है, वो दोनों ये रोक देगा, इनको आगे नहीं जाने देगा। तो इससे गुजरने के बाद जो लाइट आपको मिलेगी, वो एक ही प्लेन वाली जो पास हो के आया उसी प्लेन में मिलेगी। उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक हो गई। तो यहाँ पे ये प्लेन पोलराइज लाइट से मुराद वो हो गई। उसके बाद लिखा है एनालाइजर। एनालाइजर होता है जो हम प्लेन पोलराइज लाइट के बाद एक और प्रिज्म इसी तरह का, निकोल प्रिज्म की तरह का ही लगाते हैं, जो ये देखता है कि भाई लाइट किस प्लेन में जा रही है। इस निकोल प्रिज्म ने उसको कौन से प्लेन वाली लाइट को इजाजत दी और किसको नहीं दी। मतलब आप देखें ना, अगर आप यहाँ पे इसी तरह का उठा के प्रिज्म एक और रख दें बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, जैसे ये वर्टिकल है, स्लिट इसकी ऐसी रख दें, तो जब ये वाले प्लेन गुजरेगा तो चूंकि वो भी इसके पैरेलल भी होगा, तो इसमें से गुजर जाएगा और आपको उस एनालाइजर के बाद लाइट नजर आएगी। ठीक हो गया, ऑब्जर्व हो जाएगी कि हाँ जी लाइट पहुंच गई। लेकिन अगर आप उसकी शक्ल चेंज कर दें, मतलब ये प्रिज्म जैसे इसको थोड़ा सा घुमा दें, तो स्लिट इस तरह सीधी होने की बजाय थोड़ी ऐसे टेढ़ी हो जाए, तो जब वो टेढ़ी हो जाएगी तो फिर ये वाली प्लेन तो उसमें से पास नहीं हो सकेगा, तो आपको उस एनालाइजर के बाद लाइट भी नजर नहीं आएगी। ठीक हो गया। उसको हम बोलते हैं, होता वो प्रिज्म ही है, लेकिन निकोल प्रिज्म ही होता है, लेकिन उसको एनालाइजर बोलते हैं क्योंकि वो एनालाइज करके हमें बता रहा है कि लाइट इस वक्त किस प्लेन में आ रही है, कौन से प्लेन की शक्ल में लाइट में यहाँ तक पहुंच रही है। ठीक हो गई। ये तीन मेन इसकी टर्मिनोलॉजीज हो गई। अच्छा, अब कंपाउंड के हवाले से क्या है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जब उस पे आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, उनके ऊपर फॉल कराते हैं, तो वो उस लाइट के रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे मोड़ देते हैं या राइट साइड पे मोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं हम कि ये वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी का नाम देते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है चेक करने के लिए कि उसने लाइट को राइट या लेफ्ट कितने एंगल पे मोड़ा है, उसको हम पोलैरी मीटर का नाम देते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपकी तरफ से हो सकता है कि सर लेफ्ट या राइट साइड पे लाइट को मोड़ना, तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो है वो उसकी भी तो हो सकती है। जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमने पढ़ा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है तो उसका रास्ता चेंज हो जाता है, पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये वही बात ही हो गई। तो यहाँ पे इस ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या ताल्लुक है ना,
तो दोनों में अगर आप फर्क देखें ना, तो फर्क ये है कि जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना ना, उसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो चेंज होना है, रास्ता बदलना है, वो एट वेरी लार्ज एंगल होता है, बहुत बड़े एंगल पे होता है। और ये जो इसकी हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की, इसमें कंपाउंड जो लाइट के रास्ते को चेंज करता है वो वेरी स्मॉल एंगल, जैसे 2 डिग्री सी, 3 डिग्री सी, और सी नहीं सॉरी, 2 डिग्री एंगल पे या 3 डिग्री एंगल के ऊपर या 2.1 डिग्री एंगल के ऊपर वो रास्ते को चेंज कर रहा है, तो ये वेरी स्मॉल चेंज हो रही होती है। उसके लिए हम इसको फिर ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिविटी, एक अलग से टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये उसने पोलैरीमीटर की कंस्ट्रक्शन आपको बताई है कि शुरू में सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसमें से हर प्लेन की लाइट आ रही है, उसको हमने क्रोमेटर से मोनोक्रोमेटर से पास किया है जिसने एक प्लेन बना दिया है। पोलराइजर जो है वो उस एक प्लेन को पास आउट होके, सॉरी, ये लाइट का सोर्स है तो वेवलेंथ, हर वेवलेंथ आ रही है ना, मोनोक्रोमेटर ने एक वेवलेंथ बनाई है लेकिन प्लेन उसके हो सकते हैं एक से ज्यादा। पोलराइजर का काम ये है कि उन बाकी प्लेन सारों को रोक दे, एक प्लेन को वहां से पास आउट होने दे, आगे जाने दे। उसके बाद है पोलैरीमीटर ट्यूब। पोलैरीमीटर की जो ट्यूब है, इस ट्यूब में से अब वो आपका वो सैंपल पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है जिसकी मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो उसमें से ये लाइट का प्लेन जो है वो पास आउट होता है। अब देखना, पास आउट होने के बाद ये इसका प्लेन उसने बदल दिया। पहले देखें ये प्लेन था, आप जो जब वो पास हो रहा था तो ये प्लेन था, पास होने के बाद उसका प्लेन लाइट का ये बदल गया, यानी उसने इस प्लेन को रोटेट कर दिया, लाइट को रोटेट करके उसका रास्ता चेंज कर दिया, रोटेशन कर दी, ठीक हो गई। अच्छा, अब इस रोटेशन को कितने एंगल पे हुई है उसके लिए हमने फिर आगे ये एक एनालाइजर रखा हुआ है, जो पहले आपका देखे ना, पहले ये हम ये सैंपल रखने से पहले इसका ना प्रैक्टिकली जो इंस्ट्रूमेंट किया जाता है ना, वो ऐसे होता है कि सैंपल रखने से पहले हम एनालाइजर से चेक कर लेते हैं कि लाइट कहाँ पे आ रही है ना, इधर से लाइट आ रही है, इसमें से पास हुई है, पास होके एनालाइजर तक पहुंची है, और उसको हमने नाम दे दिया 0 डिग्री, वहां जो खड़ा हुआ है उसको 0 रख ली। अब फिर उसके बाद आपने इस ट्यूब के अंदर रख दिया सैंपल को, उस सोल्यूशन को। सैंपल भी आपका ना सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, सॉलिड है तो उसको पानी में हल करके सोल्यूशन बना लेते हैं, लिक्विड है तो वो लिक्विड का भी सोल्यूशन की फॉर्म में हम लेके आते हैं। अच्छा, अब वो जो सोल्यूशन जब रखते हैं तो वो उसके रास्ते को चेंज कर देता है, जब चेंज करेगा तो आपको अब यहाँ पे लाइट नजर नहीं आएगी क्योंकि उसने प्लेन ने चेंज कर दिया। फिर आपको इस एनालाइजर को घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा रोटेट करेंगे लेफ्ट पे या राइट पे रोटेट करेंगे तो आपको फिर थोड़ी घूमने के बाद फिर लाइट नजर आना शुरू हो जाएगी। तो जब दोबारा लाइट नजर आएगी तो उसको फिर हम नाम देते हैं कि यहाँ तक, इतने एंगल तक उसने लाइट को मोड़ दिया। अब आप कह सकते हैं कि सर उसने थोड़ा सा मोड़ दिया हो, मैं लेफ्ट से मूव करूं तभी पहुंच सकता हूँ वहां, राइट से भी मूव करता रहूं तो थोड़ा ज्यादा घुमाना पड़ेगा, पहुंच तो मैं वहीं पे दोबारा जाऊंगा, तो फिर लेफ्ट राइट का क्या कंसेप्ट है। तो इसमें आपने ये हम ख्याल रखते हैं कि आपने लेफ्ट या राइट जो मोड़ रहे हैं ना, तो इस तरह मोड़ना है तो थोड़े एंगल पे मुड़ के वो लाइट हमें नजर आना शुरू हो जाए। ये ना हो ना आप घुमाते रहे उसको, इसको ऐसे घुमाते रहे, घूमते घूमते यहाँ आके वो आपको लाइट नजर आ रही है, तो इसका मतलब आप उल्टी साइड से आए हैं, आपको आना चाहिए था दूसरी साइड से, और दूसरी साइड से थोड़ा सा घुमाते तो आप लाइट तक पहुंच जाते, ठीक होगा। तो ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है, ये उसकी इंस्ट्रूमेंट है पोलराइजर रोटेशन को फाइंड करने के लिए। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है आपका कि ये पोलराइजर क्या, पोलैरीमीटर से आप ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के क्या फंक्शन है, कैसे काम करते हैं, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद इसने टर्म लिखी है जी टेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब मैंने अभी हमने बात की आने वाला जो वो आपका कंपाउंड था, वो आने वाली लाइट को या तो थोड़ा सा लेफ्ट पे मोड़ देता है या थोड़ा सा राइट पे मोड़ देता है। अब ये जो माइनस और प्लस लिखा पड़ा है ना, आप खड़े हैं ऑब्जर्वर की तरफ और आप इस तरफ देख रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्वर की जगह पे खड़े हो और इस ट्यूब की तरफ आपका मुंह हो तो आपको फील होगा कि जो इसने नेगेटिव साइड जिस तरफ एरो दिया है वो आपकी लेफ्ट साइड बन रही है, और प्लस वाला एरो जिस तरफ दिया है वो आपकी राइट साइड बन रही है। जब आप ये ऑब्जर्वर की जगह खड़े होके इस ट्यूब की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो ये माइनस वाली साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट है, और प्लस वाली साइड यानी क्लॉकवाइज जो है वो आपका राइट साइड बन रही है। अब उसने इसी चीज को सामने रखते हुए लिखता है
कि जब आपका लाइट को उसने रोटेट तो कर दिया, और अगर राइट साइड पे रोटेट किया है तो उसको हम प्लस से शो करते हैं। राइट साइड का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, उसको प्लस से शो करते हैं। और सब्सटेंस को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, कि डेक्स्ट्रो का मतलब राइट साइड। आप इस तरह उसको याद रखने के लिए जेन में रख सकते हैं। और अगर वो लेफ्ट साइड पे मोड़ता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोड़ता है, तो फिर वो नेगेटिव साइड की तरफ चला गया, और उसको फिर हम लीवो रोटेटरी लेफ्ट। अच्छा, याद रखने की ना, लेफ्ट भी एल से है और लीवो भी एल से है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि लीवो रोटेटरी लेफ्ट तरफ, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज, और डेक्सो रोटेटरी जो है वो राइट यानी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रहे हैं। ठीक हो गई। अच्छा, ये तो होगी बात आपने जो यहाँ से मेजरमेंट की है, ये तो जर्नल होगी ना। फिर हम हर चीज को शो किया जाता है ना रोटेशन। अब जैसे यहाँ इसने जुमला लिखा है ऑप्टिकल रोटेशन यानी एंगल। ऑप्टिकल रोटेशन से मुराद अल्फा। अल्फा क्या चीज है? कि एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन है, कि उसने लेफ्ट या राइट, डेक्स्ट्रो या लीवो जो भी उसका है, वो कितने एंगल पे उसने, कंपाउंड ने, सैंपल ने आपका लाइट को मोड़ा है, उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा। ये उसका एंगल होता है। ठीक हो गया। ये तो होगी जनरल डिस्कशन है इसके इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। अब अगली बात है कि स्पेसिफिक हम यूज करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, यानी किसी कंपाउंड को हमने स्पेसिफाई करना हो, उसके फीचर को बताना हो, उसकी खासूसियत को बताना हो, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को, तो हम फिर उसको बताते हैं कि इसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो इतनी। अब ये स्पेसिफिक रोटेशन बनाना क्यों, बताना क्यों जरूरी है? असल में ना, जब आप दो तीन कंपाउंड्स को कंपेयर करेंगे, तो फिर आप कहेंगे ना कि सर, इसमें जैसे दो गैसेस हों, उनको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ता है, तो फिर आपको बाकी सारी चीजें भी तो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी ना, मतलब सेम रखनी पड़ेंगी, कि उनका प्रेशर सेम हो, उनका जो गैस की अमाउंट है वो सेम हो, उनके सिलेंडर वगैरह, जब आप हीट कर रहे हैं तो एक का सिलेंडर पतला है, एक का सिलेंडर मोटा है, तो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो सही नहीं होगा। तो आप बाकी सारे फैक्टर जिस जिस पे ये डिपेंड करते हैं वो सारे सेम रखेंगे, फिर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखेंगे। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ भी ऐसे ही है। स्पेसिफिक रोटेशन में हम दो गैसेस को कंपेयर करने के लिए हम बाकी सारे फैक्टर्स को क्या रख लेते हैं, सेम रख लेते हैं, और फिर बताते हैं। क्योंकि देखे ना, फैक्टर काफी सारे हैं। देखिए, एक उसने कहा कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये नीचे फार्मूला भी दिया हुआ है। आप ये सी से मुराद कंसंट्रेशन है, सी को अगर इधर ले आए तो सी और अल्फा दूसरे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अल्फा क्या चीज थी? ये ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, वो अल्फा। ठीक हो गया। और सी क्या है? कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतने वहां मालिक्यूल ज्यादा होंगे, उतना उनका लाइट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और एंगल ऑफ रोटेशन भी उतना बड़ा होता जाएगा। ये एमसीक्यू के तौर पे आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह नेचर ऑफ सब्सटेंस से मुराद ये कि कोई सब्सटेंस होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, वो लाइट के रास्ते को चेंज ही नहीं करते, तो नेचर पे भी डिपेंड करता है एंगल उसका। फिर लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की लंबाई कितनी, यानी आपने जो सैंपल रखा है, ये सैंपल की कंसंट्रेशन तो चलो दो सोल्यूशन की बराबर है, तो ये लेंथ भी तो बराबर होनी चाहिए। जितना ज्यादा रास्ता लाइट पास करेगी, उतना ज्यादा इंटरेक्शन करने को उसे मौका मिलेगा मालिक्यूल्स के साथ, और उतना ज्यादा ही उसका एंगल जो है वो चेंज होता जाएगा। देखो, जितना लंबा रास्ता करेगी, उतने ज्यादा मालिक्यूल उसके रास्ते में आएंगे, ज्यादा मालिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करेगी, और एंगल आपका उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसलिए यहाँ देखें, ये एल से मुराद लेंथ है, लेंथ इधर ले आए तो एल और अल्फा भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लेंथ बढ़ा दें तो एंगल ऑफ रोटेशन बढ़ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद वेव लेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट आपने यूज की है उसकी वेव लेंथ पे भी डिपेंड करता है। वेव लेंथ पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि देखे ना, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अब देखे ना, आपने तो यहाँ इसके अंदर जो उसके पार्टिकल मौजूद हैं, मतलब शुगर है, शुगर का सोल्यूशन है, उसको पानी में आपने हल करके शुगर का सोल्यूशन बनाया हुआ यहाँ रखा हुआ है। तो लाइट की जो जा रही है, लाइट की वेव जा रही है, वो वेव अंदर जाकर उसके मालिक्यूल्स के साथ, शुगर के मालिक्यूल से इंटरेक्शन करेगी, तो उसका रास्ता चेंज होगा ना, ऐसे तो नहीं चेंज होना। तो अब वो लाइट की जो वेव लेंथ है ना, वो जितनी छोटी होगी उतना इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा है।
जितनी बड़ी होगी उतना इंटरेक्शन के चांसेस कम है। इस जुमले को मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूँ कि जैसे देखिए ना, ये छोटी वेव है, ठीक हो गया, और अगर मैं ये ले लूं, ये बड़ी वेव है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें ना, अगर ये मेरा मालिक्यूल है, इसके रास्ते में ये आ रहा है, इसके रास्ते में ये आ रहा है, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये जो इतना छोटा मालिक्यूल आपने रखा है, तो ये छोटी वेवलेंथ वाले के तो ज्यादा चांस है इसके साथ टक्कर हो जाए, इसके साथ इंटरेक्शन करने के चांस ज्यादा है, इससे बच के निकल जाने के चांस कम है। लेकिन ये बड़ी वेवलेंथ के ज्यादा चांस ये है कि वो इसके ऊपर या नीचे से निकल जाएगी, इसके साथ इंटरेक्शन होने के चांसेस कम है उसके, ठीक हो गया। तो यही फर्क वहां पे है कि बड़ी वेवलेंथ छोटी वेवलेंथ होगी तो इंटरेक्शन, एंगल ऑफ रोटेशन, इंटरेक्शन बदल जाएगा तो एंगल ऑफ रोटेशन भी बदल जाएगा। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है उसको फिक्स किया होता है स्पेसिफिक रोटेशन में। हर कंपाउंड की जिसकी आपने उसके लिए कंसंट्रेशन भी फिक्स कर दी, सारे जितने भी मुख्तलिफ कंपाउंड है सारों के लिए एक ही कंसंट्रेशन लें, सारों के लिए एक ही लेंथ की ट्यूब लें, सारों के लिए एक ही वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल करें, सारों के लिए एक ही टेम्परेचर रखें, फिर आप देखें कि एंगल ऑफ रोटेशन उनका क्या आता है, तो जिसका जो आएगा वो फिर उसकी स्पेसिफिक रोटेशन बन जाएगी। अच्छा, पांचवा पॉइंट था टेम्परेचर का। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड कर रहा है? आप कहेंगे सर टेम्परेचर के बढ़ाने से मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, मालिक्यूल तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। तो स्पेसेस की वजह से फिर जब ये लैम्डा आएगी, ये वेवलेंथ लाइट की जो आ रही होगी, तो उनके दरमियान से पास आउट होके जाने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाएंगे और इंटरेक्शन करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें फिर टेम्परेचर जो है उसके लिए भी उसको भी कांस्टेंट करना पड़ता है, क्योंकि उस पर भी डिपेंडेंस इसकी आ जाती है, ठीक हो गई। तो ये इसके फैक्टर हो गए जी, रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आगे आपने अगर पेपर में अब शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, तो उसमें आपने बताना है कि चूंकि इस एंगल और रोटेशन इतने सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की, ये ना ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस की पावर्स को कंपेयर करने के लिए हम सारे का फैक्टर फैक्टर रखते हैं कांस्टेंट, एक जैसे रखते हैं, और फिर हम उसकी स्पेसिफिक रोटेशन नोट करते हैं, उसे हम स्पेसिफिक रोटेशन का नाम देते हैं। वो किसके बराबर आती है? टी लैम्डा, टी से मुराद टेम्परेचर है, लैम्डा से मुराद वेवलेंथ है, वो हम फिक्स कर दिए कि इतने टेम्परेचर इतनी वेवलेंथ वाला लाइट इस्तेमाल हुई है। और ये अल्फा ओवर एल सी, अल्फा से मुराद एंगल ऑफ रोटेशन है, एल से मुराद लेंथ ऑफ द ट्यूब है, और सी से मुराद कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन है, ठीक हो गई। ये उसका फार्मूला है। सोल्यूशन के लिए ना अमूमन सोल्यूशन बना के इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसलिए कंसंट्रेशन का फैक्टर यूज हम कर रहे होते हैं। हाँ, एक और चीज है लिक्विड्स के लिए ना, यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप अपनी बुक पे ठीक कर लीजिएगा। ये ना जब लिक्विड हम लेते हैं ना, तो लिक्विड के लिए तो फिर सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन तो तब होती है ना जब एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल किया हो। जब आपने लिया ही एक प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड के लिए फिर आपको कंसंट्रेशन बताने की जरूरत नहीं है, हाँ उसकी डेंसिटी बताने की जरूरत है। डेंसिटी बता देंगे तो वो डेंसिटी का फैक्टर यहाँ पे शामिल हो जाएगा, तो इस सी की जगह डी आ जाएगा। ये इसने यहाँ सी लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, सी की जगह डी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका लिक्विड के लिए फार्मूला बन जाएगा अल्फा ओवर एल इंटू डी, ठीक हो गई। ये नीचे इसने हर एक की नोटेशन भी लिख दी है, ये ना आखिरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखा है डी, ठीक होगा। वो यहाँ पे सी गलती से रह गया, इसको आप डी कर लें, क्योंकि ये नीचे उसने लिखा भी है कि डी से मुराद डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, ओके हो गई। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिक रोटेशन का, अब जैसे एक किसी कंपाउंड का वो कह रहे हैं हम लिखते हैं, तो इस अंदाज में लिखते हैं कि ये अल्फा 25 डिग्री सी टेम्परेचर पे ली गई है, डी लाइट इस्तेमाल की गई है, डी लाइट से मुराद ये वेवलेंथ 589.6 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल की गई है, और एंगल ऑफ रोटेशन उसका जो निकला है आंसर वो +3.12 डिग्री निकला है। इसको हम स्पेसिफिक रोटेशन का नाम देते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन तो हम वैल्यू पुट कर चुके होते हैं ना, कंसंट्रेशन लेंथ सारा से डिवाइड करके आंसर हमारा निकल रहा होता है। अब इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनाते हैं मेन, वो ये ना, ये द रोटेशन, ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी है।
द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मीटर लेंथ, लेंथ आपकी 1 मीटर हो, ठीक है जी, और कंटेनिंग 1 किलोग्राम सब्सटेंस पर मीटर, 1 किलोग्राम उसके अंदर वो सब्सटेंस मौजूद हो 1 मीटर के अंदर, और पार्टिकुलर वेवलेंथ जो आपने ली है, टेम्परेचर भी आपका खास है, उसके ऊपर जो उसकी रोटेशन बनेगी उसे हम स्पेसिफिक रोटेशन का नाम देते हैं। ओके हो गई। मोलर ऑप्टिकल एक्टिविटी रोटेटरी पावर से क्या मुराद है कि आप उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मोलर रोटेशन के हिसाब से आ जाएगा। मोलर इज द स्पेसिफिक रोटेशन, है वो स्पेसिफिक रोटेशन, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें उसको, फिर 100 से उसको डिवाइड भी कर दें, ताकि आपका आंसर जो है वो जरा छोटा हो जाए, आपको लिखना पढ़ना किसी को बताना जो है वो आसान हो जाए, तो उसको हम फिर बोलते हैं मोलर रोटेशन। ओके हो गया यहाँ तक। तो ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक रोटेशन वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके ऊपर आपसे कैलकुलेशन के हवाले से कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है ना, इसके ऊपर कि अल्फा की वैल्यू दे दे, एल सी की दे दे, और ये स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू पूछ ले, या स्पेसिफिक रोटेशन बता दे, एल भी बता दे, सी भी बता दे, और अल्फा आपको कह के फाइंड कर दे। तो ये आपने इसके ऊपर हवाले से ना, सॉरी सोल्यूशन होगा तो सी होगा, लिक्विड होगा तो यहाँ फिर डी आ जाएगा ना, डेंसिटी बता दे तो लिक्विड के हवाले से, तो फिर आपने उस हिसाब से फार्मूला यूज करके आंसर निकालना होगा। अच्छा, ये सारी बातें तो होगी जर्नल आपकी एंगल ऑफ रोटेशन वगैरह के हवाले से। अब अगली बात है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हैं क्यों, इसमें क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसी चीज है जो इसे ऑप्टिकली एक्टिव बना देती है। ठीक हो गया। उसमें हम कहते हैं कि ए सिमेट्रिक कार्बन एटम, ए सिमेट्रिक, सिमेट्री हम कहते हैं ना जो एक जैसा हो ना, सिमेट कहते हैं ना, ये सिमेट्रिकल है, एक जैसा है हर तरफ से। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो होगा कि कार्बन के एटम से, आपको पता है कार्बन का वैलेंसी 4 होती है, वो 4 मुख्तलिफ ग्रुपों से ना, एटमों से जुड़ सकता है। तो अगर कार्बन से जुड़े हुए ये जो 4 एटम या 4 ग्रुप्स हैं वो एक जैसे ना हो तो उसको फिर बोलते हैं एसिमेट्रिक, यानी चारों ही मुख्तलिफ हो एक दूसरे से, उस कार्बन एटम को हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। या उसको कायरल कार्बन का नाम भी देते हैं, ये नीचे लिखा ना कायरल कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम का नाम देते हैं, या उसको कायरल सेंटर का नाम भी देते हैं। और जिस कंपाउंड के पास इस तरह का कार्बन का एटम मौजूद हो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कायरलिटी का नाम देते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है उसके पास ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी, उसको उस कंपाउंड की जिसके पास कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद है। ठीक हो गई। अच्छा, अब ये नीचे उसने एग्जांपल दिया है कि ये जो कार्बन जिसको स्टार उसने लगाया हुआ है, आप देखें इसके साथ एक तरफ CH3 है, एक तरफ इसके पास CH2CH3 इथाइल का ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल का ग्रुप है 2, एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप है 3, एक तरफ हाइड्रोजन है 4। तो 4 मुख्तलिफ ग्रुप इसके साथ मिले हुए साथ मौजूद हैं, तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं ये कायरल कार्बन है। ये नीचे कायरल कार्बन की मॉलिक्यूल की उसने डेफिनेशन भी दी है कि वो मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल कार्बन हो, और कायरल कार्बन होने के बाद उसकी निशानी क्या है कि ये वो है दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, उसकी आप मिरर इमेज लें तो उसके ऊपर वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, वैसे के वैसे उसके ऊपर उठा के आप उसको उठा के रखें तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो जिसमें ये नॉन सुपर इम्पोजेबल वाली यानी खसूसियत पाई जाती है वो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दी है, अगले पे ये देखें ना, ये कंपाउंड 1 है जिसमें A B C D 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हैं कार्बन के साथ। इसकी मिरर इमेज लें, मिरर यही होता है ना कि जो आईने के करीब होता है वो पहले आता है ना, C इधर था तो C पहले, D था तो D वैसे ही, B इधर दूर था, इधर भी B दूर है, इधर A ऊपर है तो इधर भी ऊपर, वैसे ही मिरर उसका ना, मिरर इमेज ले ली। अब आप इस A को, इस कंपाउंड नंबर 1 जिससे उसने दिया है 1 को उठा के इस तरह बिल्कुल इसके ऊपर रख दें, तो आपको पता चलेगा सर कोई भी ग्रुप जो है सिर्फ एक ए के ऊपर आएगा,
बाकी देखे ना सी डी यहाँ आएंगे और इसके सी डी इधर है और इसके सी डी इस तरफ है। बी को देखेंगे तो इसका बी इधर है और इसका बी इस तरफ है, तो यानी सिर्फ ए के ऊपर आएगा, बी सी डी में से कोई भी बी सी या डी के ऊपर मैच नहीं करेगा। इस मैचिंग ना करने को फिर हम बोलते हैं कि ये क्या है, मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। एक इमेज दूसरे के इमेज के ऊपर इम्पोज नहीं की जा सकती, बिल्कुल उसके ऊपर कॉपी करके उसे नहीं रखा जा सकता, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जैसे ये दूसरी 2 ब्यूटानोल की मिसाल दी है, इसमें ये कायरल कार्बन है, ये उसकी मिरर इमेज है। आप इसको उठा के इधर रख लें 1 को 2 के ऊपर, तो देखा ना CH3 के ऊपर आ जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे, लेकिन H और OH जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। H जो है वो OH के ऊपर आएगा और ये वाला OH इस H के ऊपर आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गए। आपने कहा ये दोनों यानी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कायरल कार्बन रखने वाले ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैं। ठीक हो गया। तीसरी एग्जांपल है लैक्टिक एसिड की, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसकी मिरर इमेज लें तो ये शक्ल है, उठा के इसको यहाँ रख दें तो उसके ऊपर बिल्कुल भी मैच नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर आएगी, बाकी कोई भी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक हो गई। तो ये तो बात होगी इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी का से क्या मुराद है। ठीक हो गया। तो जिसमें ये प्रॉपर्टी होगी उसकी मिरर इमेज पे, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये कायरलिटी है, इसके पास ये कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स जो हैं वो एक जैसे हों, दो या दो से ज्यादा एक जैसे हों, तो फिर आप कहेंगे सर जब एक जैसे हो गए तो कायरल कार्बन की शर्त तो हो गई खत्म। तो उसने कहा था कि चारों मुख्तलिफ होने चाहिए, तो दो सेम हो गए तो कायरल कार्बन की शर्त क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक हो गया। अब ये कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, बात ही खत्म होगी। इसके मिरर इमेज वगैरह वो हमें ड्रा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक हो गया जी। और दूसरी बात, ये अब MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर सवाल आता है इसका ना, ये टर्मिनोलॉजीज का कि कायरल कार्बन क्या है एग्जांपल दें, इनैंशियोमर क्या है एग्जांपल दें। ठीक हो गया। इसी तरह अभी आगे दो चार और टर्म्स भी इसी तरह की आएंगी, एपीमर्स आएंगे, डायस्टीरियोमर्स आएंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है ना, इनका शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये वो पूछता है, वो इस तरह लिखता है कि डिफाइन एंड गिव एग्जांपल, इनकी डेफिनेशन भी करें और एग्जांपल भी दें। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसको जरूर तैयार करना। इनैंशियोमर क्या है कि ये जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जो आपने कहा मिरर इमेज है एक दूसरे के और एक को दूसरे पे रखें तो वो सुपर इम्पोज एबल उसकी इमेज भी नहीं बनता, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। इनैंशियोमर क्या है कि ये एक ही कायरल कार्बन रखने वाले कंपाउंड की मिरर इमेज होती हैं और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक उनकी प्रॉपर्टी, दूसरा वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे होते, उनको हम इनैंशियोमर्स का नाम देते हैं। जैसे 1 2 एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं, ये 1 2 एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं, और लैक्टिक एसिड में ये 1 2 एक दूसरे के इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया जी। ये उसने लिखा है कि रिलेटेड ऑब्जेक्ट मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इसको हम इनैंशियोमर्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इनैंशियोमर्स में दो दो होते हैं ना, दो हैं एक दूसरे के मिरर जिम है ना। अब दोनों में फर्क किस चीज का है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी दोनों की सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों की सेम है। यहाँ लिखा होगा ये हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। फर्क सिर्फ किस चीज का है, बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज लाइट, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके बिहेवियर की तरफ उनका फर्क है कि एक जो इन दोनों में से एक जो होगा वो राइट साइड पे मोड़ने वाला होगा, क्लॉकवाइज पे मोड़ने वाला होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। ठीक हो गया। उसको हम डी से शो कर लेते हैं या प्लस आइसोमर से शो करते हैं। और दूसरा जो होगा वो लेफ्ट साइड पे लाइट को मोड़ने वाला होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ने वाला होगा, उसको लेवो रोटेटरी कहते हैं, और उसको हम एल से या माइनस आइसोमर से शो किया जाता है। ये दोनों एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया।
उसके बाद है जी एग्जांपल भी होगी। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो एनंशियोमर क्या है तो आपने ये डेफिनेशन बता दी, वो कहेगा एग्जांपल दें, तो एग्जांपल आपके पास ये 2 ब्यूटानॉल की भी दी हुई है, ये लैक्टिक एसिड की भी दी हुई है, आप दोनों में से कोई भी एग्जांपल उनको दे सकते हैं, ठीक हो गया। और कायरल कार्बन की अगर बात करें तो कायरल कार्बन की ये डेफिनेशन ये पहली 2 लाइनों में आपके पास आ गई। और एग्जाम्पल क्या है, तो ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, साथ ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि देखिए ये चारों मुख्तलिफ हैं तो ये कायरल है, और इसमें 2 सेम हो गए हैं तो ये कायरल नहीं है, ठीक हो गए। उसके बाद आप आ जाएं फिस्चर प्रोजेक्शन फार्मूलाई। आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है फिस्चर प्रोजेक्शन फार्मूला का ना, कि भी है, लेकिन आगे जो हम इसके नॉमेनक्लेचर वगैरह करते हैं ना, तो उसमें अक्सर इन्होंने इस पे सवाल जो है ना वो देते हैं, तो स्ट्रक्चर वगैरह ना इसी अंदाज से शो किए होते हैं, ठीक हो गए। तो इसलिए फिर हम इसको ले लेते हैं कि फिस्चर आपका प्रोजेक्शन फार्मूला कि किस क्या है, इससे क्या मुराद है। ये सवाल तो आपको नहीं आएगा कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से कम क्या होता है और उससे कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नहीं आएगा। लेकिन ये जिस शक्ल में कंपाउंड देखा ना, ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंपाउंड दिया पड़ा है, ये कंपाउंड देखा, ये सारे फिशर प्रोजेक्शन वाले फार्मूले की शक्ल में देखा ना, ये उसी शक्ल में दिए हुए हैं, और उनसे फिर हमने अपने बाकी बातें करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया इसका होना चाहिए कि फिशर प्रोजेक्शन जो फार्मूला है वो आपका क्या होता है। तो इसमें आप शो करने का तरीका इस तरह है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ही आपका, जैसे ये कंपाउंड है, 3 डायमेंशनल उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो इसकी फिशर प्रोजेक्शन इस तरह शो करते हैं, एच और ओ एच को, और COOH और CH3 को। इन्हें आप देखें ना, एच जो है और ओ एच, दो मालिक्यूल, इस तरह आप इसको अगर मालिक्यूल 3 डायमेंशनल को थोड़ा सा घुमा के देखें ना, तो एच और ओ एच दो जो है वो आपकी तरफ है और दो इसमें से आपसे दूर है। मतलब ये देखिए ना, जैसे ये लिखा हुआ है, ये सेंटर जो है ये कायरल कार्बन है, सेंटर जो है वो कायरल कार्बन या कार्बन कायरल सेंटर को शो कर रहा है। और जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप हम वो लगाते हैं, वर्टिकल लाइन पे ना, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स बार दैट प्रोजेक्ट बिहाइंड द प्लेन, जो इस प्लेन पे प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। और हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट बार दैट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन, और हॉरिजॉन्टल वो है जो इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे हैं। इस मालिक्यूल को घुमा के आप इस तरह रोटेट करके खड़ा करें कि दो इसके ग्रुप्स प्लेन से ऊपर की तरफ हो, और दो ग्रुप जो है वो इस पे प्लेन ऑफ पेपर की बैक पे जा रहे हो। तो आप ये देखना, COOH और CH3 जो है ये दोनों एक तरफ का एक होंगे, दोनों फ्रंट पे या दोनों बैक पे, और एच और ओ एच है वो दोनों इकट्ठे होंगे सामने की तरफ या पीछे की तरफ, ठीक हो गया। तो उस बेस पे यहाँ उसने इसको ऐसे रखा है। अब ये एच और ओ एच ऐसे हैं, ये जैसे आपकी तरफ है, और COOH और CH3 ऐसे हैं जैसे इस प्लेन ऑफ पेपर से वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस तरह की जो नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम नाम देते हैं फिक्सचर प्रोजेक्शन का, ठीक हो गई। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये तो आपके नहीं है, मैं उसमें सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो DRS सिस्टम नोमेनक्लेचर ये आपका सिलेबस में मेंशन किया हुआ था। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का ना मेंशन तो नहीं है, लेकिन चले मैं 2 मिनट में इसका बस आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसका आइडिया ले लें। तो एक नजर चाहे इसको पढ़ लीजिएगा कि मे भी सवाल से कौन। रिलेटिव का मतलब है कि आप कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि वो प्लस में है या माइनस में है। और रिलेटिव का मतलब किसी की निस्बत से बता रहे हैं, मसलन जैसे एक ग्लाइसिरल्डिहाइड सबसे सिंपल एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक प्लस कॉन्फ़िगरेशन वाला एक माइनस वाला है, ठीक हो गया। अब वो मॉलिक्यूल जो इस प्लस के हिसाब से इसकी रिलेटिव से चल रहा है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल इनेंशियोमर जो आप इसी से प्लस वाले से बना लें या उसको प्लस इसमें कन्वर्ट कर लें, तो वो इसी के रिलेटिव की निस्बत से प्लस कहलाएगा। और जिसको आप एल सॉरी डी कहलाएगा, और जिसको आप इसमें एल एल के हिसाब से बदल लें या उसको इस एल में ले आए,
तो वो एल के हिसाब से एल उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। लेकिन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंपाउंड विद रेफरेंस टू द arbitrarily assigned configuration of the reference compound, ये दो हो गए रेफरेंस कंपाउंड, इसको हमने डी नाम दे दिया, इसको एल नाम दे दिया। अब इसके रिलेटिव से कॉन्फ़िगरेशन आप दूसरे मॉलिक्यूल की बता रहे हैं, बता कैसे रहे हैं कि ये इसको रिएक्शन करवा के उसमें हम बदल लेते हैं या वो किसी तरह इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, इंटर कन्वर्जन है, ठीक हो गया। तो उसको सामने रखते हुए हम जो है वो जो इस डी से जिसका ताल्लुक है उसे डी कह रहे हैं, जिसका एल से ताल्लुक है उसे हम एल का नाम दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो डी और एल का जो सिंबल है ना, डी और एल का जो सिंबल है, ये उनके दो एनंशियोमर्स डी और एल के, उसी के हिसाब से जो डी से रिलेट करेगा उसे डी कहते हैं, जो एल से रिलेट करेगा उसे एल कहते हैं, ठीक हो गई। अच्छा, फिर रोटेशन के हिसाब से एक प्लस में है और एक माइनस में। अब जैसे उसने ये एग्जांपल दी है कि केमिकल मेथड हम लेते हैं फॉर द असाइनमेंट ऑफ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि प्लस ग्लाइसिरल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करें मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ तो ये नेगेटिव ग्लाइसरिक एसिड देता है विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें इसको इससे रिएक्शन करवाया, ये इसमें बदल गया, तो अब इसकी जो माइनस तो इसलिए लगाया ना कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में इसका रोटेशन में ये लीवो रोटेटरी है ना माइनस, और प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी था, तो ये माइनस का मतलब तो ये है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन चूंकि ये देखे ना दोनों की वो चेंज नहीं हुई, जो इसकी है वो वैसे ही है। तो डी अगर ये आपका प्लस वाला था, इसको आपने डी का नाम दिया था, तो इसके साथ भी डी आएगा, ये नहीं देखे ना, has the same configuration. This therefore minus is also called D and its enantiomer is called L. इस माइनस को भी डी का ही नाम देंगे क्योंकि ये डी से निकला ना, प्लस ग्लाइसिरल्डिहाइड को हमने डी कहा था, उसी से ये वाला निकला है, तो इसके साथ भी डी ही लिखा जाएगा। हाँ, साइन प्लस माइनस का वो रोटेशन के हिसाब से दिया जाएगा। अब माइनस का मतलब ये लीवर रोटेटरी है, और इसका जो दूसरा होगा एनंशियोमर वो प्लस में होगा क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, लेकिन लेबल करते हुए इसके साथ आप डी लगा रहे हैं, उसके साथ आप एल लगाएंगे, और अंदर साइन डी वाले के साथ माइनस है और एल वाले के साथ प्लस का साइन आ रहा होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन कराती है रिलेटिव, एक की निस्बत से आप दूसरे को दे रहे हैं। और एब्सोल्यूट ये होती है कि किसी रिलेटिव से आप नहीं ले रहे, जो उसकी एक्चुअल कह लें जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप ले रहे होते हैं, डी और एल से कंपैरिजन करके आप उसको नहीं ले रहे होते। अब ये लिखा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, और इन स्पाइट ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ डीएलएड to D and L to design it absolute config, the system is not without shortcomings, कि इसमें इस D और L सिस्टम में काफी सारी ड्रॉबैक्स हैं। इस ड्रॉबैक्स की वजह से फिर हम DL सिस्टम को अब छोड़ दिया है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव कर गए। अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम फिर उसमें आर और एस सिस्टम जो है उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, कि वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा होता है, ठीक हो गई। अब इधर आ जाए आर और एस की तरफ, कि आर और एस जो हम नाम देते हैं तो ये कैसे नाम देते हैं ना, ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है, और पेपर के हवाले से आप देखें ना तो इसमें जो सवाल है ना, इस तरह सवाल आने के चांसेस कम है कि आपसे वो कहे आर एस कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स सारे बता दो और एग्जाम्पल दे दो। आ सकता है, लेकिन इस तरह सवाल आने के चांस कम है। ज्यादा सवाल आने के चांस ये है कि आपको वो मालिक्यूल दे देगा और कहेगा इसकी आर एस सिस्टम को सामने रखते हुए उसकी इस तरह कॉन्फ़िगरेशन बताओ कि वो आर के साथ है या वो एस के साथ है, ये कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने वो तरीका याद रखना है, बाकी तरीका ये असूल वगैरह सारे आप जेहन में रखेंगे ना, तो अगर वो आपको से असूल ही पूछ ले, ये सारे पॉइंट्स पूछ ले तो आप पॉइंट्स मेंशन कर दें लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हो, वरना शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर होता है और उसमें इसी तरह ही होता है, स्ट्रक्चर दिया होता है और हमें कहा होता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर या एस कौन सी है वो आप बता रहे, ठीक हो गई। अच्छा, अब इसके रूल्स क्या है, रूल्स में आपने लिखना है
प्रायोरिटी ऑर्डर आपने बनाना है, ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी लेना है। वो किस बेस पे लेना है? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, दोनों में से जो मर्जी ले ले, एक ही बात है, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी मास भी कम है, और जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी मास भी ज्यादा ही होती है। तो बहरहाल आप ज्यादातर हमें नंबर जहन में होते हैं तो हम नंबर के हिसाब से चल लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने चलना है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसे नंबर वन दे। जैसे ये देखें, ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथाइल और हाइड्रोजन चार ग्रुप थे, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, क्लोरीन का उससे कम है। अगर आप कहें सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आप आइडिया भी ले सकते हैं ना, कि जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों हैलोजन है, और आपको पता है सर ऊपर फ्लोरीन होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन आती है, तो ब्रोमीन क्लोरीन से नीचे है तो एटॉमिक नंबर ज्यादा ही होगा, क्लोरीन का कम होगा। कार्बन का आपको पता है वो क्लोरीन जो है वो अगले पीरियड में है, ठीक है, और कार्बन जो है उससे पीछे फ्लोरीन वाले पीरियड के अंदर है, तो कार्बन की मास कम हो जाएगी। वैसे भी आपको पता है उसका नंबर जो है वो 6 होता है, और हाइड्रोजन का नंबर 1 सबसे छोटा होता है, तो इसका ये प्रायोरिटी ऑर्डर बन जाएगा। एक हो गई। दूसरा, अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स आपके सेम हो जाएं, तो फिर आपने उससे अगलों को देखना है। मतलब देखें ना, जैसे ये सी के साथ एच जुड़ा था और ब्रोमीन जुड़ी थी, वो तो ऑर्डर आप बना लेंगे, एच सबसे कम होगा, ब्रोमीन सबसे ज्यादा होगी। इधर आ जाए, ये पहली कार्बन के साथ है दो मिथाइल, ठीक है, और इस वाले इस सॉरी इस कार्बन के साथ ये जो सी एच वाली ये है ना आपकी कायरल कार्बन ना, ये वाली एच जिसके साथ एच और बी आर है, इस ये कायरल है। अच्छा, इस कायरल कार्बन के इस तरफ देखें तो कार्बन है, इसी कायरल कार्बन के इधर देखें तो फिर कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के फर्क पे तो वो दोनों एक जैसे हो गए। तो अब कह रहे हैं अगर इस तरह एटम सेम हो जाए तो आप एक स्टेप अगला चलें, उससे अगले एटम को देखें कि इस कार्बन के आगे फिर कार्बन है, और उस कार्बन से आगे फिर ऑक्सीजन आ जाती है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन से, तो इसलिए ये प्रायोरिटी अब ले जाएगा, और इसकी प्रायोरिटी कम होगी, ठीक होगा। इसलिए इसने यहाँ लिखा कि CH2OH ग्रुप जो है वो प्रेसिडेंस यानी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसकी इस ग्रुप की बजाय। ओके हो गई। फिर तीसरा, अगर मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम जुड़े हुए हों, जैसे अब मिसाल दे ये वाला और ये वाला कंपेयर कर रहे हैं, तो कार्बन के ऊपर तो दोनों बराबर है, उससे आगे इसका नाइट्रोजन है, इसका कार्बन है, ठीक हो गया। लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है वो कम है और नाइट्रोजन का ज्यादा है, ये भी तीन बाण है, तीन बाण है, तो आपने नाइट्रोजन वाले को प्रेफरेंस दे दी, इसको नहीं दी। सही हो गया। अच्छा, ट्रिपल बाण को डबल पे क्यों दी है? कि इसका पहला कार्बन दूसरा भी कार्बन, इसका पहला कार्बन दूसरा भी कार्बन, अब मैं कैसे फर्क करूं? तो कह रहा है जितने बाण हो ना आप उसे सिंगल बाण बना लें, यानी आप ये समझे कि इस कार्बन के साथ तीन कार्बन जुड़ी है, तीन ट्रिपल बॉन्ड को समझे कि जैसे इस कार्बन के साथ तीन कार्बन जुड़ी है, और इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़ी है, डबल बॉन्ड का मतलब दो जुड़ी है, तो जिसके साथ तीन जुड़ी है तो तीन वाला ज्यादा प्रेफरेंस ले जाएगा दो की निस्बत से, क्योंकि इसके साथ दो कार्बन है और तीसरी इसके साथ हाइड्रोजन है, और इसके तीनों ही कार्बन है, ठीक होगा। तो कार्बन, दो कार्बन तो इसमें और दो कार्बन इसमें तो सेम हो गई, लेकिन तीसरी इसमें हाइड्रोजन है और इसमें तीसरी कार्बन है, तो कार्बन ज्यादा नंबर वो प्रायोरिटी ले जाएगी, ये पीछे रह जाएगी, ठीक हो गया। और C6H5 बेंजीन रिंग में आपको पता है कार्बन जिससे जुड़ी वो आगे फिर डबल बॉन्ड के साथ एक तरफ और सिंगल बॉन्ड के साथ एक तरफ, यानी ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन, वो बेंजीन जो है वो उसकी कार्बन जुड़ी हुई होती है ना, एक तरफ डबल बॉन्ड के साथ एक तरफ सिंगल बॉन्ड के साथ। अच्छा, वो भी आपको पता है वो रेजोनेंस में चल रहा होता है, वो कभी वो डबल बॉन्ड है कभी वो डबल बॉन्ड है, तो एक वक्त में जो है वो तीन ही वो हो सकते हैं, एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक हो गए। तो फिनाइल की जो प्रेफरेंस है वो रिंग स्ट्रक्चर वगैरह जो में जो होता है बेंजीन रिंग जो है उसकी प्रेफरेंस ये ट्रिपल बॉन्ड वाले से ज्यादा है, ठीक हो गया। उसकी वजह क्या है, इससे ज्यादा क्यों है? कि दो कार्बन तक तो दोनों बराबर होंगी। अब मैं अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा भी करके दिखाता हूँ इधर, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आइडिया। देखो ना, ये बेंजीन है ना, तो यहाँ से ये जुड़ी पड़ी है, तो आप देखो ना ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ठीक है। अब इसको देखें तो आप कहेंगे सर कार्बन कार्बन तीन बाण का मतलब इस कार्बन के साथ तीन कार्बन जुड़ी है, तो इस कार्बन के साथ भी
इसके साथ भी एक दो और एक ये तीन जुड़ी है। यहाँ तक तो हिसाब बराबर हो गया, लेकिन फिर देखें उन कार्बन के आगे हाइड्रोजन एक बस, और लेकिन इसमें जो ये तीन कार्बन उनके आगे फिर कार्बन कार्बन मौजूद है। इसके साथ दो कार्बन मौजूद है, उसके साथ एक मौजूद है, तो इस वजह से ये वाला ज्यादा कार्बन एटम होने की वजह से ये ज्यादा प्रायोरिटी ले गया और ट्रिपल बॉन्ड वाला पीछे रह गया। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप में फिर आप मास को देख लेंगे, जो ज्यादा मास वाला है उसे प्रायोरिटी पहले देंगे, जैसे ट्रीटियम, फिर ड्यूटियम और फिर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक हो गया। ये एक जनरल ट्रेंड उसने लिखा है मुख्तलिफ ग्रुप्स का, इसको एज सच आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना आपसे इस तरह को ट्रेंड जो है वो पूछा जा सकता है। हाँ एमसीक्यू में हो सकता है, एमसीक्यू में आपसे पूछे कि ये चार ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, तो आपको जैसे तरीकेकार आपने अभी समझ लिया, असूल आपको पता चल गया, उस असूल को आप अप्लाई करें और अप्लाई करके आप वो जो तीन चार ग्रुप आपको देगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर आप निकाल के दिखा देंगे। हाँ जी, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी पहली, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है। ठीक होगा। इतने बड़े ट्रेंड को ऐसे रटा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि एक वक्त में आपका वास्ता भी तो सिर्फ चार ग्रुप से पढ़ना है ना। कायरल कार्बन वो है ना जिसके साथ चार मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हैं, तो एक वक्त में आपका वास्ता तो चार कार्बन से पढ़ना है, इसलिए फिर चार का हिसाब रखेंगे, बाकी जो है उसको हम इतने सारों को तरतीब को याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो फिर अब आप इधर आ जाइए। आगे उसने एग्जांपल दी है, ये मालिक्यूल ले लें। अब मैंने इस उसने कहा ये मालिक्यूल है, आप बताएं ये आर है, एस है, क्या है, इसकी कन्फिग्रेशन शो करें। उसका तरीकेकार क्या होता है कि आप ये करें, आप जैसे इस केस में आप ये समझे कि ये हाइड्रोजन है ना पीछे की तरफ, उसको आप पीछे ले लें, यानी सबसे कम जो प्रायोरिटी जिसकी हो ना, आप पहले नंबरिंग कर लें। जैसे इसकी नंबरिंग करूं तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की नंबरिंग सबसे पहले आएगी, ये नंबर 1, फिर ये नंबर 2 होगा ना, क्योंकि इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ और फिर हाइड्रोजन है। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, यानी कार्बन से दो ऑक्सीजन जुड़ी है और इस कार्बन से सिर्फ एक ही ऑक्सीजन जुड़ी है। ठीक हो गया। इसलिए ये प्रायोरिटी पहले ले लेगा, एक, दो और ये तीन हो गए, और वो चौथा नंबर सबसे कम वाला, चौथे को आप रख दें, जो सबसे कम वाला उसको आप रख दें बैक पे। ऐसे समझें कि वो आपके बिल्कुल उल्ट साइड पे, अपोजिट साइड पे खड़ा हुआ, आप उसे नहीं देख रहे, इसे बैक पे रख दें। अब आपके सामने खड़े हैं ये तीन, तो नंबरिंग 1 2 और 3 दी आपने। अब 1 से 3 की तरफ चलना शुरू हो जाए। अब 1 से 3 में जा रहा हूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है जी, क्लॉक वाइज है। 1 से 3 क्लॉक वाइज है, तो अगर क्लॉक वाइज हो तो उसको हम आर से शो करते हैं, और अगर एंटी क्लॉक वाइज इस तरह नंबरिंग देने के बाद आपका एरो की डायरेक्शन हो तो उसे एस से शो करते हैं। ठीक है। क्लॉक वाइज हो तो आर से, और एंटी क्लॉक वाइज हो तो एस से शो करते हैं। जुमला ओके हो गई। अब इसमें आप देख लें, इसी को उसने शो किया है फिशर प्रोजेक्शन के अंदर इस अंदाज से, एक उसका आइसोमर ये शो किया है, एक ये शो किया। ये देख ना, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। आप यहाँ पे मिरर लगाएंगे ना, तो ये देख ना सी एच का मिरर आ गया, और सी एच टू ओ एच उसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे आ गया। ओ एच एच वैसे ही है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अब जरा आप इसकी नंबरिंग करें, आप कहेंगे सर ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ठीक हो गया। अच्छा, अगर फिशर प्रोजेक्शन को आपने इस्तेमाल करना है ना, तो फिर आपको हाइड्रोजन को रखना पड़ेगा ये नीचे। हाइड्रोजन कहाँ आनी चाहिए, या नीचे आनी चाहिए। ठीक हो गया। फिर आपकी जो प्रोजेक्शन है ना, वो आप अगर ये फिशर प्रोजेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन यहाँ रखनी है, और अगर इस तरह 3 डायमेंशनल पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने हाइड्रोजन को बैक पे रखना है, और जो सामने आपको नजर आ रहे हैं उनकी 1 2 3 करके नंबरिंग कर लें। जैसे ये मैंने 1 2 3 किया तो ये क्लॉकवाइज बना, आपने कहा सर ये आर एसोमर है। ठीक होगा। और अगर इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो वो इसका उल्ट बन जाएगा, वो ऐसा एसोमर बन जाएगा। अब ये देखिए, इसने ये लिया, आपने इसको 1, इसको 2, इसको 3 दिया, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज ये आर हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ये एस हो गया। ठीक हो गया। अगर ऐसा हो इन दो में से आपका जो एच है वो इन दो में से किसी जगह पे पड़ा हुआ हो, या इस तरफ हो या इस तरफ हो, तो आप उसको नीचे ले आए, इन्वर्ट कर लें, उल्टा लें। एच को यहाँ ले आए और इसको वहां ले जाए, बाकियों को नहीं छेड़े। एच को नीचे ले आए और सी एच टू को ओ एच को ऊपर ले जाए, इंटरचेंज कर दे। तो जो हालत आपने यहाँ अभी एच को नीचे रखने वाली बताई थी वो वही शक्ल आपके पास आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ एक चीज याद रखनी, क्योंकि आपने ये
चेंज करने वाला काम किया है, तो आप समझ लें कि मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा दिया है। मतलब ये कि अब मैंने H इधर और CH2OH इधर किया है ना, तो ये शक्ल बनी। इसकी मैंने फाइंड किया 1 2 3 किया, तो 1 2 3, तो ये आपका बना एंटी क्लॉकवाइज। आपने कहा सर ये तो बना S। इसका मतलब आप इसको उल्टा के लाएं इससे, तो जिससे इसको लाए हैं ये अगर एस बना है तो वो वाला इसका उल्ट होगा। उल्ट होने से मुराद कि उसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर होगी। तो जो ओरिजिनल आपका कंपाउंड है उसकी कन्फिग्रेशन आर है, और उसको इन्वर्ट करके जो आपने बनाया उसकी कन्फिग्रेशन एस है। तो इस अंदाज से भी हम आर और एस कन्फिग्रेशन जो है वो फाइंड दे सकते हैं। ठीक हो गई। इसकी प्रैक्टिस के हवाले से क्वेश्चन की एक्सरसाइज में भी शायद हो, और आप जो है ना उसमें और बुक्स वगैरह या नेट से कंसल्ट करके ना तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी, ताकि वो प्रैक्टिस है ना काफी हद तक आपका जो है वो इजी हो जाएगा पेपर में सॉल्व करना। ठीक हो गई। उसके बाद आपके पास है जी रेसिमेट या रेसिमिक मिक्सर जिसे हम बोलते हैं ना। तो इसमें आपका एक रेसिमाइजेशन का रह गया है, और इसमें आपका भी सेवरल कार्बन्स का डायस्टीरियोमर्स और रेजोल्यूशन, लास्ट 4 टॉपिक्स इसके भी आपके रहते हैं। चले ये यहीं तक करते हैं। रेसिमेट वाला वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको ना रिकॉर्ड